हेलो फ्रेंड, पहले की तरह आज मैं फिर से आप लोग के लिए 26 सितंबर 2020 का करंट अफेयर लेके आया हूँ। आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न शेयर किए गए हैं, तो आइए समझते हैं एक एक प्रश्न को और उसके व्याख्या को। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। तो आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, डीआरडीओ ने किस राज्य से अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एक बार फिर से समझ लेते हैं डीआरडीओ का फुल फॉर्म। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस फुल फॉर्म को आप लोग याद रखिएगा। तो इसका हिंदी होता है डीआरडीओ का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। तो आज सबसे पहले हम इसका व्याख्या समझ लेते हैं और व्याख्या को समझने के बाद इसका आंसर हम लोग देंगे। तो चलिए इसका व्याख्या समझ लेते हैं कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसको डीआरडीओ भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसने ओडिशा के अंतिम परीक्षण रेंज बालासोर से अभ्यास एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हिट भी कहा जाता है, का सफल उड़ान परीक्षण किया है। अभ्यास का उपयोग विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए एक लक्ष्य के रूप में किया जा सकता है। अभ्यास को डीआरडीओ के वैमानिक विकास प्रतिष्ठान, जिसको एडीई भी कहते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म है, द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। तो इसका व्याख्या आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए अब इसका आंसर जान लेते हैं हम लोग। तो प्रश्न था कि डीआरडीओ ने किस राज्य से अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो यहाँ पे देख लीजिए ओडिशा। तो डीआरडीओ ने जो है ओडिशा राज्य से अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा इसका राइट आंसर होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको ICAR भी कहा जाता है। तो आइए ICAR का फुल फॉर्म हम लोग जान लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है ICAR का। तो ICAR का फुल फॉर्म होता है द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं कि द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो कहा गया द्वारा राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना NAHEP के तहत हैकाथॉन का नाम क्या है? एक बार प्रश्न फिर से रिपीट कर रहा हूं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको ICAR भी कहा जाता है, द्वारा राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना NAHEP के तहत हैकाथॉन का नाम क्या है? तो आइए इस पे सबसे पहले इसका व्याख्या हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसी में इसका आंसर मिल जाएगा। ये 4 ऑप्शन आप लोग के पास दिया हुआ है और इसमें से ढूंढते हैं कि क्या होगा। तो इसका व्याख्या समझते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना NAHEP के तहत कृतज्ञ, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा इसको, नामक हैकाथन की योजना बनाई गई है। यह हैकाथन महिला अनुकूलन उपकरणों पर विशेष जोर देने के साथ खेत मशीनीकरण को बढ़ाने के लिए संभावित प्रौद्योगिकी समाधान को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाई गई है। देश भर के किसी भी विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थान के छात्र संकाय और नव प्रवर्तक उद्यमी समूह के रूप में इस कार्यक्रम में आवेदन कर सकते हैं और भाग भी ले सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका व्याख्या आप लोग अच्छे से जरूर समझिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो है इसका राइट आंसर होगा, कृतज्ञ इसका राइट आंसर होगा। तो आप लोग इसको एक बार और अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भूपेश पांड्या, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस पेशे से थे? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो आइए थोड़ा व्याख्या समझ लेते हैं, इसके बाद इसका आंसर जानते हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो थिएटर व्यक्तित्व और बॉलीवुड अभिनेता जो हैं भूपेश पांड्या, तो क्या थे ये? अभिनेता थे भूपेश पांड्या। भूपेश पांड्या जो आयुष्मान खुराना की पहली फिल्म विक्की डॉनर में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते थे, का निधन हो गया है। वह राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD, जिसका शॉर्ट फॉर्म है, के पूर्व छात्र भी थे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो भूपेश पांड्या जी जो हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो क्या थे? एक
अभिनेता थे। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत ने कपिलवस्तु में किस राष्ट्र के साथ सीमा पर संयुक्त सुरक्षा गश्त शुरू की है? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो सबसे पहले इसका व्याख्या समझ लेते हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास और उसमें से इसका आंसर खोजते हैं। तो आइए इसका व्याख्या पढ़ते हैं। नेपाल और भारत के सुरक्षा बलों ने कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने और अवैध सीमा पार गतिविधियों की जांच करने के लिए कपिलवस्तु जिले में नेपाल भारत सीमा की संयुक्त सुरक्षा गश्ती शुरू की है। स्थानीय प्रशासन ने कहा कि सीमा पर सुरक्षा को संभावित अवैध सीमा पार आवाजाही और तस्करी के मद्देनजर बढ़ाया गया है। नेपाल पुलिस और नेपाल की सशस्त्र पुलिस बल और भारत की सीमा सुरक्षा बल की संयुक्त सुरक्षा गश्त शनिवार से शुरू हो गई है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी और इसका व्याख्या मैंने पढ़ लिया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, नेपाल होगा इसका राइट आंसर। तो भारत ने जो है कपिलवस्तु में नेपाल राष्ट्र के साथ सीमा पर संयुक्त सुरक्षा गश्त शुरू की है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग अच्छे से इसको समझ गए होंगे और नहीं तो आप लोग वीडियो को स्टॉप करके इस व्याख्या को अच्छे से पढ़ के और दोबारा समझिएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रेलवे ने किस वर्ष तक अपने ब्रॉड गेज मार्गों के 100% विद्युतीकरण को पूरा करने की योजना बनाई है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा। तो आइए 4 ऑप्शन है आपके पास। तो इस व्याख्या को सबसे पहले हम लोग पढ़ के समझते हैं। रेलवे ने 2023 तक अपने ब्रॉड गेज मार्गों के 100% विद्युतीकरण की योजना बनाई है। यह रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा है। इसको अच्छे से समझिए। मंत्री ने यह बताया है कि इस वर्ष 1 अप्रैल को कुल 63,631 रूट किलोमीटर में लगभग 63% ब्रॉड गेज लाइनों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस व्याख्या को आप लोग अच्छे से पढ़ के समझिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा राइट 2023 में। तो रेलवे ने जो है सो 2023 तक अपने ब्रॉड गेज मार्गों के 100% विद्युतीकरण को पूरा करने की योजना बनाई है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत ने किस देश के साथ तकनीकी नवाचार और स्टार्टअप में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसका समझते हैं। इसका राइट आंसर होगा इजराइल होगा। भारत ने जो है वो इजराइल देश के साथ तकनीकी नवाचार और स्टार्टअप में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आप लोग और भी अच्छे से इस व्याख्या को पढ़ के और इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किसने G20 को COVID-19 से उबरने के लिए एक मार्ग का निर्माण करने में नेतृत्व की भूमिका निभाने का आह्वान किया? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग के एग्जाम में आ सकता है ये प्रश्न। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर और स्मृति ईरानी। बताइए इसका क्या आंसर होगा। आप लोग अच्छे से इस व्याख्या को पढ़िए और व्याख्या को पढ़ने के बाद इस आंसर का आप लोग जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है पीयूष गोयल, वो इसका राइट आंसर होगा। आप लोग अच्छे से व्याख्या को पढ़ के समझिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्योंकि समय भी कम है। अगला प्रश्न है सुरेश अंगड़ी का निधन, वह किस विभाग के राज्य मंत्री थे? सुरेश अंगड़ी जो है उनका निधन हो गया, तो वो किस विभाग के राज्य मंत्री थे? तो आइए इसका व्याख्या पहले समझ लेते हैं, इसके बाद से होता है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का निधन जो है वो कोरोना वायरस रोग से पीड़ित होने के बाद हुआ है। तो ये जो है सो पहले ऐसे केंद्रीय मंत्रिमंडल जिसका जो है सो कोरोना वायरस के कारण इसका निधन हो गया है। तो वह कोरोना वायरस के कारण मरने वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल के पहले सदस्य हैं। तो सुरेश अंगड़ी जो है वो कर्नाटक के बेलगावी निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार लोकसभा सांसद थे और वह 2004, 2014 और 2019 में चुने गए थे। तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट होगा कि सुरेश अंगड़ी जो है वो रेलवे विभाग के राज्य मंत्री थे। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, वॉइस ऑफ डिसेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आइए थोड़ा इसका व्याख्या पहले समझ लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका व्याख्या। तो इतिहासकार रोमिला थापर द्वारा लिखित वॉइस ऑफ डिसेंट नामक एक नई किताब पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया और सीगल बुक्स द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की जाएगी। यह पुस्तक जो है अक्टूबर 2020 में प्रकाशित होने वाली है। यह पुस्तक जो है एक ऐतिहासिक निबंध है जिसमें नागरिकता कानून और नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर के खिलाफ भारत के हालिया विरोध पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ इसकी अभिव्यक्ति और इनके रूपों पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया सहित असंतोष की पड़ताल की गई है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका व्याख्या, आप लोग अच्छे से जरूर समझिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा रोमिला थापर, इसका राइट आंसर होगा। आप लोग फिर से व्याख्या को अच्छे से पढ़िएगा और इसका आंसर खुद से दीजिएगा। तो वॉइस ऑफ डिसेंट पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? तो रोमिला थापर जी हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मास मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी है? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी तो आप लोग के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट होगा, राजस्थान इसका राइट होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो आइए थोड़ा इसका व्याख्या हम लोग समझ लेते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो है वो मंगलवार को, अच्छे से समझिएगा इसको, मुख्यमंत्री जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो अशोक गहलोत जी। इस चीज़ को भी याद रखिएगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। तो अशोक गहलोत ने जो है मंगलवार को हरिद्वार में गंगा में अपने प्रियजनों की राख विसर्जित करने के लिए एक परिवार के 2 सदस्यों को मुफ्त बस यात्रा की अनुमति देने के लिए राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की योजना को मंजूरी दी है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि राज्य सरकार परिवहन निगम इस योजना को चलाने के लिए नोडल एजेंसी होगी जिसका नाम होगा मोक्ष कलश योजना 2020। इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। और इस पर आने वाला खर्च देवस्थान विभाग वहन करेगा। मतलब इस पे जितना भी खर्च होगा वो कौन वहन करेगा? तो देवस्थान विभाग। मुख्यमंत्री गहलोत ने पहले गंगा में राख के विसर्जन के लिए कोविड लॉकडाउन के दौरान एक परिवार के 2 सदस्य के लिए हरिद्वार के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा शुरू की थी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका व्याख्या समझना। आप लोग अच्छे से इस व्याख्या को बढ़िया से पढ़ के और समझिए।